तरह के एटम्स के मॉडल के पढ़ने की जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो मैं एक बार ऑडियो ऑफ कर देता हूँ, ऑडियो का परमिशन। गलती से शायद किसी का ऑडियो ऑन हो जा रहा है तो फिर समस्याएं हो रही हैं। मैं ऑफ करता हूँ, बाकी जब बोलना हो तो मुझे बता देना। जस्ट मिनट। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। हाँ, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। हो रही है रिकॉर्डिंग? चलिए, सो अब कहानी शुरू करते हैं कि भैया अपने पास क्या था एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले। सो डाल्टन सर ने क्या कहा, देखो डाल्टन सर की जो थियरी है ना, वो मैं लिखवा नहीं रहा, बस बोल रहा हूँ, सुन लो, बाकी कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ठीक है, चलो। तो डाल्टन सर क्या कहते हैं? डाल्टन सर कहते हैं कि दुनिया का हर मटेरियल, हर चीज जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर को बनाने के लिए। अब सवाल उठता है कि एटम की प्रॉपर्टी कैसी होगी? तो कहते क्या है कि एटम हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट है, इस वजह से हर एलिमेंट के एटम का जो मास है वो सेम रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट का जो मास है वो डिफरेंट रहेगा। एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो ही जाके वो खास कंपाउंड बनाते हैं, जिसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। एटम्स को ना डिवाइड कर सकते हैं ना उसको जोड़ सकते हैं, कैन नॉट बी डिविजिबल, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो कहना चाहते हो कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी डाल्टन सर के बारे में, कि डाल्टन सर ने एटम के बारे में ये चीजें चीजें ये सारी चीजें कही। लोगों को सुकून नहीं मिला। ऑब्वियस है, साइंटिस्ट एक ऐसी प्रजाति है जिसको सुकून नहीं होता किसी कहने पे। तो एक भाई साहब तो कह दिए। अब लोगों ने कहा इसे थोड़ी एक एटम को डिविजिबल नहीं कर सकते, एटम को तोड़ नहीं सकते। कुछ लोग पड़ गए उनके पीछे कि नहीं भैया हम तो देखेंगे। तो उनके पीछे पड़े सबसे पहले थॉमसन साहब। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो जरा समझते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या चीज है। ठीक है, चलिए। तो कहानी अपनी यहीं से शुरू होती है, दैट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो क्या कहता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट? तो कहते हैं कि ग्लास ट्यूब ले लीजिए। इस ग्लास ट्यूब में क्या कीजिए कि दो इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। इलेक्ट्रोड्स कुछ और नहीं है, मेटल प्लेट्स हैं बस। उसके बाद कहते हैं कि इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद कहता है कि पॉजिटिव जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जो इलेक्ट्रोड है उसमें होल कर दीजिए। वर्ड यूज करते हैं परफोरेटेड। ठीक है, मेनली परफोरेटेड यूज होता था एनोड्स के लिए। ठीक है, जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको कैनाल रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वो किया गया। बट अब जनरल में भी एनोड उसको बोलते हैं परफोरेटेड, कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं। चलिए, क्या कहता है? कहता है इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दीजिए। स्क्रीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है इसमें, बट ठीक है, स्टिल आई एम ट्राइंग, अगर बन सके तो। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये जिंक, मेनली ये जो स्क्रीन होता है ये होता है जिंक सल्फाइड का। ठीक है, आगे पढ़िएगा फॉस्फोरेसेंट फ्लोरेसेंट। ठीक है, तो उसी की कहानी है ये। चलिए, अब कहता क्या है कि जैसे इस बैटरी के सेटअप को ऑन किया गया, मैंने स्विच नहीं बनाया, आप मान के चलिए कि ये ऑन है, ऑन किया गया। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखने को क्या मिला कि ये वाली जो चीज है जहां पे होल किया गया है, इसके जस्ट सामने में, जहां होल है उसके जस्ट सामने में एक शाइनिंग देखने को मिल रहा है। जैसे ही सेटअप को ऑन किया जा रहा है तो ये जो होल जहां किया गया था उसके जस्ट सामने में ना शाइनिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो इस वाले पोजीशन पे, जिसको बोलते हैं सिंटिलेशन। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भैया ये सिंटिलेशन किसकी वजह से है, ये पता करने का प्रयास किया गया। बीच में क्या किया गया इसको पता करने के लिए, तो बीच में एक मैकेनिकल डिवाइस लगा दिया गया। मोटे तौर पे समझो ना कि वो जो नहीं होता मेले में जो एक फैन जैसा ऐसा खिलौना होता है, हवा लगता है तो गोल गोल घूमता है, उसी तरह का मैकेनिकल एक डिवाइस। ठीक है। इस डिवाइस को देखा गया कि ये डिवाइस ये नोट कर रहा है कि जो भी चीज है, जो भी मतलब यहाँ पे जो भी लाइट टाइप की, या जो भी चीज यहाँ बीम में पास हो रहा है, या जो भी यहाँ पे सेंटिलेशन देखने को मिल रहा है, इसके लिए जो पार्टिकल जिम्मेदार है उसके पास अच्छा खासा मोमेंटम है, जो कि फोर्स इंपैक्ट कर रहा है इस मैकेनिकल डिवाइस पे, जिसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये पार्टिकल है क्या, और इसके वजह से हो क्या रहा है, तो इसके वजह से इस पूरे पूरे सिस्टम में करंट दौड़ रहा है, इस पूरे सिस्टम में करंट दौड़ रहा है। गैल्वेनोमीटर कहीं लगा के चेक कर लिया, बचपन की चीज है इसलिए लगा नहीं रहा है, तो अपने को पता है, मान लो यहाँ पे करंट दौड़ रहा है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भैया ऐसा क्या हुआ कि जिसके वजह से यहाँ पे करंट देखने को मिल रहा है। तो उस समय एक चीज तो पता था कि करंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा, और चार्ज ट्रांसफर इस पार्टिकल की वजह से हो रहा है जो यहाँ सेंटिलेशन दिखा रहा है। अब सवाल ये उठा कि भैया इस जो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे आ रहा है वो है क्या, दिख तो रहा नहीं है। तो लोगों ने पहले सोचा कि एटम है। तो अगर ये एटम है जो चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए, थोड़ी देर बाद इस पे जो एटम्स है इसका अमाउंट घटना चाहिए, इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। मान लो कि अगर मैं सिल्वर ले लूं, और मान लेते हैं कि ये गोल्ड ले लिया, तो होना ये चाहिए था कि धीरे धीरे सिल्वर के अमाउंट यहाँ घटना चाहिए था, और धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिट हो जाना चाहिए था, जबकि ऐसा हो नहीं रहा था। किसी के इलेक्ट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी चीज है कि बोला गया कि हो सकता है कोई गामा रे वगैरह टाइप की चीज हो, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको रोटेट कर रहा है मैकेनिकल डिवाइस को, मतलब मोमेंटम है, फोर्स लगा रहा है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर बोला गया कि पक्का से पक्का ये जो पार्टिकल है, ये ना ही कोई फोटोन टाइप की चीज है, मतलब ना ही कोई वेव है, ना ही कोई फोटोन है, ना ही ये एटम है। तो ये है क्या, तो एक ऐसी चीज है जो एटम के अंदर से आता है, और जो इस इलेक्ट्रोड का जो एटम है और जो इस इलेक्ट्रोड का एटम है, इन दोनों में वो कॉमन है। तभी तो इसमें से निकल के इसमें चला जा रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सवाल उठा कि तो इस जरा इसका नेचर पता करने का प्रयास करते हैं। तो नेचर कैसे पता किया गया, तो बोला एक काम करो, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगा के आसान भाषा में समझ लो कि पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के प्लेट्स लगा दिए गए। तो देखा ये गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल का प्लेट है, ये सिंटिलेशन उसके तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जा रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो भी पार्टिकल है इसके पास नेचर कैसा है, तो इसके पास है निगेटिव चार्ज का नेचर। तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट और निगेटिव से दूर जा रहा है। एटम तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। एटम के अंदर से आता है, ये भी क्लियर हो गया। और जब एटम के अंदर से आ रहा है तो ये समझ में आ गया कि भैया एटम से तो हल्का होगा। तो ये पूरी पूरी कहानी थी जहां से डिस्कवरी होता है इलेक्ट्रॉन का। और यहीं पे फिर नाम दिया गया उस नेगेटिव पार्टिकल का, थोड़े दिनों बाद, यहाँ तो नहीं नाम दिया गया था, थोड़े दिनों बाद उसका नाम दिया गया, दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो ये पहला सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको थॉमसन साहब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कैथोड एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड किया गया, डिस्कवर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या हुआ कि अब बोला गया कि इसकी और भी प्रॉपर्टी पता करते हैं। जैसे, तो बोला गया कि कुछ और नहीं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा लो और यहाँ पे चार्ज में मास रेशियो निकाल लो। चार्ज में मास रेशियो निकाल लेंगे तो और भी पता चल जाएगा इसके बारे में। अब वो चार्ज में मास रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि आप डायरेक्टली चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का याद रखो, रेशियो ले लो, बात खत्म। वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, 1.1 वाली जो कहानी आने वाली है। ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीजें। निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मास है इसके पास, मोमेंटम है इसके पास, चार्ज में मास रेशियो इसका पता है। चार्ज और मास इंडिविजुअली नहीं पता है, चार्ज और मास रेशियो पता है, एटम के अंदर से आता है। ये सारी चीजें यहां से पता चल गई। शॉर्ट में ये सारी कहानी बता दी। कोई अभी भी लगे इसमें दिक्कत है तो फटाफट से पूछो। ऑब्वियसली आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसलिए मैं उतना डिटेल्स में जरूरत नहीं है बच्चों वाली चीज बताने का कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इसको वैक्यूम किया हुआ है, 5000 वोल्ट की बैटरी लगा रहा है, ये सब चीजें जरूरत नहीं। ठीक है। फिर भी किसी को लगे डाउट है तो पूछो फटाफट से। डन है। चलो, तो यहाँ हो गई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब आगे की कहानी पे आते हैं। तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, दैट इज एनोड रे एक्सपेरिमेंट।
या कैनाल रे एक्सपेरिमेंट, सारा सेटअप सेम है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ना। बस यहाँ पे फर्क यही है कि पिछले वाले केस में क्या था, यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, निगेटिव चार्ज पार्टिकल आया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो भी पार्टिकल आ रहा है इलेक्ट्रॉन अभी हम कह रहे हैं, तो फ्रॉम इनसाइड एटम मतलब ये सब एटॉमिक है, इसके पास मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं एनोड रे। देखो एनोड रे क्या है ना, सब कुछ सेटअप सेम है, बस टर्मिनल्स में क्या किया कि इधर वाली जो कहानी थी इसको इधर कर दिया, इधर वाले को इधर कर दिया, मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक फर्क क्या है ना कि इसमें प्रोटॉन वोटॉन बाहर नहीं आया, इसमें जो एक्चुअली आता है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये होता है चार्ज आयंस, ठीक है। चार्ज आयन, किसके चार्ज आयन होते हैं, तो दैट इज फॉर गैस पार्टिकल, गैस के चार्ज आयन देखने को मिले थे। बाकी सारी कहानी सेम है। इसमें जो आपके पास जो इलेक्ट्रोड लिया गया था, जो यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रोड था जहां से पास होता था पार्टिकल, वो ज्यादा परफोरेटेड था, उसमें बहुत सारे होल्स किए गए थे। तो बस यही फर्क है कि पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन था, इस वाले में क्या है, चार्ज गैसियस आयंस है। गैस को अगर खाली कर दिया जाएगा तो एनोड रे देखने को नहीं मिलेगा। तो एनोड रे की सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। तो मैं आसान भाषा में अगर इसको कह लूं तो ये डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत है जल्दी से बता दो फटाफट से। अच्छा एक सेकंड। चार्ज मास रेशियो निकालने से क्या पता चला? खुशी, चार्ज मास रेशियो निकाल लेने से हमें इलेक्ट्रॉन का एक आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रॉन का जो भी अपने पास जो पार्टिकल है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उस समय नहीं कहा गया था बट मैं कह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज में मास रेशियो निकालने का फायदा ये हुआ कि बाद में अगर किसी ने सिर्फ चार्ज या सिर्फ मास निकाल लिया तो दूसरी वाली क्वांटिटी भी हम निकाल सकते हैं। चार्ज में मास रेशियो कैसे निकालते हैं, और गलती से याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड जब लगता है तो वहां फोर्स कितना होता है, उस फोर्स का यूज करके चार्ज में मास रेशियो निकाला जा सकता है। बैलेंस कर देते हैं, किसको बैलेंस कर देते हैं अपने पास, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है। सॉर्टेड है, बढ़े आगे। चलिए, हाँ एल भी तो पढ़े होगे ना, वही वाली कहानी यहाँ पे। नेक्स्ट, तो ये अपने पास कहानी हो गया एनोड रे का, बच्चों वाली चीज, इसलिए ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करना, क्वेश्चन आते नहीं है इसके कभी, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, दैट इज मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन या मुलिकन जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। अब मिलिकन ऑयल ड्रॉप क्या कहता है, तो कहता है एक बड़ा सा टंकी ले लो, इस टंकी में एक एटोमाइजर लगा दो, इस एटोमाइजर को क्या करो कि एक ऑयल सोर्स से कनेक्ट कर दो। अब एटोमाइजर क्या करेगा, तो ऑयल को ड्रॉपलेट फॉर्म में यहां से गिराएगा, नीचे में क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना लगा के हम यहाँ पे सीधे चार्ज बना लेते हैं, ऐसे लगा दिया, ये लगा दिया, मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे पास कराया गया एक्सरे। एक्सरे करता क्या है, ये कर देता है आयंस, ये बना देता है आयंस। कैसे बनाता है आयंस, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के, तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन का काम करता है, ठीक है। अब जैसे गैस पार्टिकल्स आयन बनेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि वो गया और इस ऑयल ड्रॉप से जाके चिपक गया। समझो, ये जो ऑयल ड्रॉप है, इस ऑयल ड्रॉप पे जाके चिपक गया वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो ये चिपक गया,
अब इससे होगा क्या, होगा ये कि अपने पास जब ये वाला पार्टिकल नीचे आने का प्रयास करेगा, जब ऑयल ड्रॉप नीचे आने का प्रयास कर रहा होगा, ये वाला ऑयल ड्रॉप जब नीचे आने का प्रयास करेगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज प्लेट है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर, और ग्रेविटी इसको खींचेगी नीचे, बीच में हो जाएगा बैलेंस। अब जैसे बीच में बैलेंस हुआ तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वेट कर देंगे। सो वहां इक्वेट करने से पता क्या चल जाएगा कि इस वाले ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना है। बेसिकली कुछ और नहीं है, एम जी इक्वल टू क्यू ई करना है, ठीक है। तो वहां पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब जो देखा गया क्यू की वैल्यू प्रैक्टिकली वहां देखा गया, तो पता चलता है कि क्यू की जो वैल्यू है खास तरह की वैल्यू देखने को मिल रही है। कैसी वैल्यू देखने को मिल रही है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब कभी जो क्यू की वैल्यू देखने को मिल रही है वो ऐसी देखने को मिल रही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कभी दिख रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19। कभी दिख रहा है 4.8 इंटू 10⁻−18। सो इन सब में ना एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर देखने को मिल रहा है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब सारा का सारा जो चार्ज आ रहा है वो 1.6 इंटू 10⁻19 के मल्टीपल में ही आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि अपने पास जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जितना भी मल्टीप्लाई हो जाए, 2, 4, 5, 10, 10 करोड़, तो ये जितने टाइम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही अपने पास क्यू की वैल्यू आ रही है। तो यहीं से एक टर्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये होता किसके बराबर है, एन ई के बराबर। एन क्या है, एन इज अ नेचुरल नंबर, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कहता है यहां से कि दुनिया में जो कोई भी चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि दुनिया में कोई भी वैल्यू चार्ज की एग्जिस्ट कर जाए, नहीं कर सकती। वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के ही मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगी, उससे छोटा नहीं हो सकता, उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जो भी होगा इसको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आता हो कि फिजिक्स में तो पढ़ते हैं 1.2 कूलम 1.3 कूलम दे दिया, वहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होता। तो दिक्कत ये है कि वहां पे भी ये होता है, बस बात इतनी है कि 1.2 कूलम या 1 कूलम इज अ वेरी लार्ज चार्ज, बहुत बड़ा चार्ज है। इस वजह से वहां पे इस अप्रोक्सीमेशन को लेके नहीं चला जाता, ठीक है। वहां पे मान लिया जाता है कि ठीक है उतना चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बात खत्म है। बाकी याद हमेशा रखना है कि चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के ही मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलेगा। मुस्कान रिपीट कर दिया, फिर भी अगर अभी समझ में नहीं आया तो मुझे फटाफट से बता दो। मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है? मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन देता हूँ। अगर लगे दिक्कत है तो फटाफट से बताओ, अपन समस्या का समाधान तुरंत करेंगे। लग रहा है कोई दुविधा, कोई पीड़ा, कोई संकट, कोई आपत्ति विपत्ति हो गई है तो जल्दी बताओ। कहाँ गया परमिशन लेने का? जिसको भी डिस्कशन करना है ऑडियो ऑन कर दिया, बोल पूछो, मैं बताते जाऊँ। ऑडियो ऑन कर दिया। सर ये अपवर्ड फोर्स क्यों लगेगा? अपवर्ड फोर्स निगेटिव। एक बात बताओ, निगेटिव चार्ज प्लेट नीचे है, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव निगेटिव चार्ज क्या कर रहा होगा, दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। रिपेल करेगा, ठीक है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से। हाँ जी, और कोई? सर जो एक्सरे ने वो करा, आयनाइजेशन करा है, वो वाटर का करा है ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के पास गया होगा। वाटर का नहीं होता, यहाँ पे गैस रहता है ना, इसमें गैस है। ओके ओके सर, गैस हाँ, का इसमें गैस है। आयनाइजेशन। हाँ, जैसे जो देखो, ये आयनाइजेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे एनोड रे का था। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ टाइम, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग को चीजें ये आती हैं, इस वजह से थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। गैस पार्टिकल्स के हो रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और कुछ? एटोमाइजर क्या होता है? मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ मिल जाता नहीं है, ठीक है, मिल गया। देखो, ये जो परफ्यूम की या डीओ की बॉटल होती है ना, यहाँ पे जो ये टिप पे जो लगा होता है, ये क्या कर रहा होता है, ये लिक्विड पार्टिकल्स को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फेंक रहा होता है। सो कोई भी ऐसी चीज
जो लिक्विड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फेंक दे, दैट इज नोन एज एटोमाइजर। तो ये बेसिकली एटोमाइजर मोटे तौर पे, आप देखो ये तो क्या है, बहुत बड़ा है, ये नोजल है बेसिकली, एटोमाइजर नहीं है, नोजल है ये। बट मोटे तौर पे समझ लो एटोमाइजर का काम था कि ऑयल ड्रॉपलेट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फेंक देना, है ना। एटोमाइजर एटोमाइजर क्या होता है, टेस्ट तक का ये चैप्टर हो जाएगा। विवेक टेस्ट तक तो नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट ठीक है जितना हो पाएगा उतने ही उसके हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा सिलेबस मतलब 2 लेक्चर 3 लेक्चर अपन पीछे हैं, कोई बात नहीं, कभी एक्स्ट्रा क्लास लेके मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूल कॉन्सेप्ट काफी टाइम टेकिंग हो गया, डन है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। देखो क्या है ना कि सिलेबस खत्म करना मोटिव नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगे लगे। क्वार्क पार्टिकल टू क्वांटाइजेशन फॉलो नहीं करता, नहीं, क्वार्क इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्वार्क की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्वांटाइजेशन का रोल ही नहीं है, इसी वजह से आज भी हम ये बात कहते हैं। देखो मॉडर्न थियरी ये कहती है कि 1.6 × 10⁻⁻19 में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ये फर्जी बात है, ठीक है, बट हम यहाँ पे हमको इससे कोई लेना देना, मॉडर्न थियरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद मैं बात करूंगा दोनों मॉडल्स के बारे में एक साथ ही। पहले रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताता हूं ताकि दोनों मॉडल एक साथ बात करने में मुझे सुविधा हो। ठीक है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, कोई और भी है क्या इसकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हो रही है सर, हो रही है सर। हो रही है सर। ठीक है, एक बार फिर से ना रिज्वाइन कर लो बच्चा जिसका भी नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, और गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 आया। एक डब्बे में लिया रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता था अल्फा पार्टिकल। ये डब्बा जो था वो लेड का डब्बा होता था, लेड का डब्बा है, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इससे निकल रहा है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम+2 आया, ठीक है। और ये अपने पास गोल्ड फॉइल। अब ये क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट को, क्या कहता है, अधिकतर तो सीधे सीधे पास हो जाते हैं, अधिकतर जो अपने पास अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे पास हो गए। कुछ एक जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ और भी थे जो थोड़े ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, और थाउजेंड्स में कुछ एक ऐसे थे ना जो पूरे बाउंस बैक हो गए, पीछे आ गए। तो यहां से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाए, उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कहते क्या है कि गोल्ड फॉइल से ये जो पार्टिकल्स पास हुए वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अधिकतर सीधे सीधे पास हुआ क्योंकि वो वहां पे अधिकतर स्पेस खाली है। कुछ एक थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्योंकि क्या हो रहा है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि सेंटर पे रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज है उससे। और कुछ एक पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक हो जा रहे हैं, क्यों बाउंस बैक हो रहे हैं, क्योंकि सेंटर पे जो पार्टिकल है उसका मास बहुत ज्यादा है। ये 3 स्टेटमेंट वापस से मैं यूज करूंगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, मैक्सिमम सीधे, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट, और कुछ जो है वो बाउंस बैक। अब आते हैं दोनों मॉडल्स पे, जो पिछला और रदरफोर्ड मॉडल के बीच में कहानी है। चलो, तो अपने पास थॉमसन साहब क्या कहते हैं, पहले उससे बात करते हैं, और दोनों का कंपैरिजन मैं यहीं पे समझा दूंगा, बेकार का टाइम वेस्ट नहीं होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रदरफोर्ड साहब थॉमसन साहब के अंडर में पीएचडी कर रहे थे, एक तरीके से कह लो कि उनके स्टूडेंट थे। तो उनके स्टूडेंट ने उनके मॉडल की लंका लगा दी। चले तो थे बेचारे बताने के लिए कि मेरे गुरुजी ने जो बताया बिल्कुल सही है, और बाद में पता चला कि भैया उन्होंने उसके मॉडल की सबसे अधिक लंका लगाई है। चलो, तो कहते क्या थॉमसन साहब, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अपने बताया कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है, एम्बेडेड है मतलब फिट किए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुडिंग के अंदर में, पुडिंग एक तरीके का केक है, उस केक के अंदर में ड्राई फ्रूट्स फिटेड है, या फिर वाटरमेलन के अंदर में जैसे सीड्स फिटेड है,
उसके बाद कहते क्या है कि जो पुडिंग का जो केक वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो वहां पे ड्राई फ्रूट्स वाला पार्ट है वो निगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन है। आप अगर वाटरमेलन लें तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि फैला हुआ है, जो कि पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वहां पे जो बीच है वो इलेक्ट्रॉन है, जो कि निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट थिंग क्या कहते हैं, कहते हैं कि ओवरऑल एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लिखवा नहीं रही है सब चीज, जरूरत है क्या लिखवाने की, मुझे बता दो फटाफट से। नो सर। नो सर। बचपन में पढ़े हुए हैं, ठीक है, बस रिवाइजन कराता हूँ, ठीक है। तो कहते क्या है कि ओवरऑल एटम नो सर। न्यूट्रल है। ओवरऑल एटम न्यूट्रल का मतलब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है और जितना पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है। और चूंकि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, इस वजह से वो एटम के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ सकता है क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स में एग्जिस्ट करता है। ये कहानी था थॉमसन साहब का। ओवरऑल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्फेरिकल है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का सी है उसका। ये थॉमसन साहब का मॉडल था, ओवरऑल न्यूट्रल है। रदरफोर्ड क्या कहते हैं, रदरफोर्ड कहते हैं कि भाई मैंने ऑब्जर्वेशन देखा और उससे मुझे ये पता चला कि अधिकतर जगह खाली है। इसका मतलब कि एटम के अंदर में अधिकतर जगह खाली है, सेंटर में ही इसके खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है और खूब सारा मास भी है। और इस खूब सारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो घूम भी जा रहा है, और कुछ एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर बहुत भारी है। एक कंपैरिजन बताओ, ऐसे समझो, वो कहते हैं कि समझो कि अगर एटम के साइज जो है वो उसके न्यूक्लियस, उसके सेंटर के कंपैरिजन में लगभग 1,00,000 गुना है, 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा है, ऐसा है एटम का साइज। उसको ही वो इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक फुटबॉल फील्ड है या एक क्रिकेट फील्ड है, उसमें क्रिकेट बॉल के बराबर न्यूक्लियस है और बाकी पूरा जगह खाली है। और कहते हैं कि एटम का जो लगभग मास है, जो लगभग उसका मास है, वो उसी न्यूक्लियस में है, बाकी जगह खाली है, वहां पे इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के अंदर में कोई खास मास में फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा का सारा मास उसी में कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि सेंटर है, सेंटर का नाम दे दिया न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ बेचारे घूम रहे हैं। सो ये मॉडल था अपने रदरफोर्ड साहब का, ये मॉडल है अपने पास थॉमसन साहब की। ठीक है, इन दोनों में कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बताओ कि मॉडल में कोई चीज है या ऑब्जर्वेशन में कोई चीज है जो समझ में नहीं आया। बच्चों वाली चीज है, उम्मीद है समझ में आ गया, स्टिल में पूछ रहा हूँ। ये पूरे तरीके से थियोरेटिकल है, यहाँ तक सॉर्टेड है। चलो, अब इसके बाद की कहानी क्या है, तो इसके बाद आते हैं अपने पास बोर साहब। बोर साहब आते हैं और रदरफोर्ड साहब की लंका लगाते हैं। कैसे लंका लगाते हैं, तो उससे पहले अपने पास आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक्सवेल। अब मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं, मैक्सवेल साहब कहते हैं मेरी एक थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। तो मैक्सवेल साहब की जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है ना, ये लगा देती है लंका रदरफोर्ड साहब की। कैसे? तो मैक्सवेल साहब कहते हैं कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन दिखाएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा ही करेगा। और अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है क्योंकि डायरेक्शन तो बदल रहा है, और गोल गोल घूमते घूमते उसको आके सेंटर में मिल जाना चाहिए। ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करती, डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती। ऐसा तो होता नहीं। सो कहते हैं कि भैया मैक्सवेल साहब के हिसाब से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल तो ऐसे नहीं घूम सकता, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड मोशन में उसका खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे फंस गए अपने रदरफोर्ड साहब। अब वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा ही क्यों। रदरफोर्ड मॉडल को एक और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज प्लैनेटरी मॉडल। बिल्कुल प्लैनेट के जैसा है, बीच में सन है, चारों तरफ प्लैनेट्स हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैक्सवेल साहब के इस सवाल का जवाब कौन दे कि भैया इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, क्यों घूमेगा। तो इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोर। अब बोर साहब क्या कहते हैं जरा समझना। सो बोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड, मान लो। अब एक्चुअल बात है, मान लो नहीं, एक्चुअल बात यह है कि बोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे घूमेगा जहां पे वो एक स्टैंडिंग वेव बना सके। एक खास जगह पे घूमेगा जहां पे उसका स्टैंडिंग वेव बनता हो, और अगर स्टैंडिंग वेव बना रहा है तो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता होगा, एक खास जगह घूमता है, खास ऑर्बिट में घूमता होगा।
और उस खास ऑर्बिट में घूमने की वजह से वहां पे उन्होंने बोला कि भैया ये एक स्टैंडिंग वेव बनाएगा और उस स्टैंडिंग वेव की वजह से उसकी एनर्जी लॉस होने वाली नहीं है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। मैक्सवेल साहब के थियरी का मामला सेट हो गया। मुझे ये बता दो कि इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोर साहब ने क्या बोला, रदरफोर्ड की क्या कमी थी, मैक्सवेल ने क्या कहा था, यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो। स्टैंडिंग वेव की कहानी बाद में फिजिक्स में पढ़िएगा कि एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है, ठीक है। मुझे पता था कि स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला खुशी मोटे मोटे तौर पे समझो स्टैंडिंग वेव क्या है। मोटे मोटे तौर पे समझो कि जब आपके पास कंप्लीट वेव एक बन रहा होता है, उस केस में उसकी एनर्जी कंजर्व होती है, दैट इज स्टैंडिंग वेव। मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे समझो, एक वेव बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह का। अब इसमें क्या है ना कि पार्ट बाय पार्ट करोगे ना तो कंप्लीट वेव्स बन रहा है। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। फिजिक्स में आएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा, एम्पलीट्यूड होता है जैसे सर। ठीक है। चलो ठीक है, तो ये स्टैंडिंग वेव की देखो, स्टैंडिंग वेव में एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। छोड़ो यार, उसको नहीं जा रहा मैं, बट बात करता हूँ, ठीक है, डन। तो अब सवाल उठता है कि बोर साहब ने ये तो बता दिया कि भैया ऐसी ऐसी कहानी है। लोगों ने पूछा चलो ठीक है, तो लोगों ने पूछा कितने दूर पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब ये तो कह रहे हैं कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, एक खास जगह पे घूमेगा। लोगों ने बोला कितने दूर पे, तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूमेगा पहले तो उसका नाम होगा स्टेशनरी ऑर्बिट, जहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और वो कितने दूरी पे घूमेगा ये मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। बोर साहब ने कहा कि भाई थामो, मैं कैलकुलेशन समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा, कितने दूर पे घूमेगा। तो वो कहते क्या है कि जो स्टैंडिंग वेव है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, स्टैंडिंग वेव का ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि वहां पे टॉर्क का रोल नहीं आता। चलो व्हाटएवर, तो स्टैंडिंग वेव का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो अगर आपको याद हो तो दैट इज आर क्रॉस पी, ठीक है। चलो और उसको अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो पढ़ना होगा, तो केमिस्ट्री में समझो, ऐसे समझो कि एम वी आर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो एम वी आर इज बेसिकली एंगुलर मोमेंटम। एम वी इज क्या, लीनियर मोमेंटम, आर इज क्या, रेडियस या डिस्टेंस, ठीक है। तो बोलता है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। डिनोट किससे करते हैं, एल वेक्टर से, बट अपने को फिजिक्स में से मतलब नहीं, अपने को यहाँ से मतलब। तो बोलते हैं क्या कि क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और होगा कितना, तो वो होगा NH बाई 2 पाई के बराबर। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, उसी रेडियस पे घूम सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, और एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, NH/2 पाई। यहाँ पे n क्या होगा, तो n इज द ऑर्बिट नंबर, mass is the m is mass of electron, v is velocity, r is radius of orbit, n is orbit number, h is Planck's constant 2 पाई, तो हमको पता ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, 0.626 बोलना नहीं है, into 10 to बोलना power नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। n इज ऑर्बिट नंबर, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया बोर साहब ने ये बात कह दिया। अच्छा ये बताओ कि जब उन्होंने ये बात कह दिया तब तो रेडियस का फॉर्मूला निकाला जा सकता था। तो डेरिवेशन सीखना है, मैं सीधे फॉर्मूला बताऊंगा, मुझे जल्दी से बता दो कि किसी भी ऑर्बिट का रेडियस। सर डेरिवेशन पहले पढ़ी हुई है, आप फॉर्मूला बता दो। डेरिवेशन की जो मैं डेरिवेशन की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार एडवांस में इलेक्ट्रॉन को बोला है कि कभी इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया, मास कभी बोल दिया उसने कि मास को हाफ कर दिया वेलोसिटी, या फिर बोल दिया कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो गई तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस वजह से पूछ ले रहा हूँ। चलो तो कोई नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, इम्पोर्टेंट है तो कोई बात नहीं, करवा मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ। चलो ये काम की चीज है इसलिए बता रहा हूँ, चलो देखते हैं। सो मान लेते हैं कि अपने पास न्यूक्लियस है जिसमें जेड प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर जेड है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बोर साहब का जो मॉडल है तभी एप्लीकेबल है जब एक इलेक्ट्रॉन हो कहीं पे, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये मॉडल एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। सो कहता क्या है कि हमें पता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगता होगा, तो हमें अच्छे से पता है कि दैट विल बी mv² / r। दूसरा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स आया किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये होता है a q1 दैट इज ZE, q2 दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज E डिवाइड बाई r²। कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है इन दोनों में, कोई ऐसा इसको इन दोनों में दिक्कत है नहीं है। चलो अब आगे क्या कहता है कि भैया हमें पता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल आया, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो mv²/r इक्वल्स टू अपने पास आ रहा है kZe²/r²। ये भाई साहब के आगे आता है। अभी जस्ट पढ़ा था कि भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मतलब mvr की वैल्यू जो है वो कंजर्व है। मैं एक काम करता हूँ, r को उठा के इधर भेज देता हूँ और v को एक उठा के इधर भेज दिया, तो मैं लिख लेता हूँ mvr इक्वल्स टू kZe²/v। तुम चाहो तो तुम वहां से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे डायरेक्टली NH/2π, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, और हमें यहाँ पे पता है कि दैट इज mvr इक्वल्स टू होता है NH/2π, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये अपने पास आ जाता है दैट इज NH/2π इक्वल्स टू kZe²/v। हमें चाहिए वेलोसिटी v चाहिए, हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। अपने पास v की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू kZe² इंटू 2π डिवाइडेड बाई NH। अब हमें दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से मैं ऊपर से निकालता हूँ बाहर में z और नीचे से n, क्योंकि यही दोनों वेरिएबल है किसी एटम में, दैट इज एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट नंबर। तो इन दोनों को बाहर कर लिया, अंदर में आ गया आपके पास k E² 2π डिवाइडेड बाई h, ठीक है। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे आप इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा ke² 2π/h, इसकी वैल्यू जैसे आप पुट कीजिएगा तो आपके पास ये आ जाएगा लगभग लगभग 2.16 या 18, बहुत जगह 18 लिखता है, बहुत जगह 16 लिखता है। तो ये आ जाएगा लगभग 2.16 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी इक्वल्स टू फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें दो तीन चीजें पता चली। पहली चीज कि वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिट नंबर से इनवर्स प्रोपोर्शन है और एटॉमिक नंबर के डायरेक्ट है। दूसरी बात कि इस डेरिवेशन का ध्यान रखना, एडवांस में बहुत बार क्या करता है ना कि बोले कि ई की वैल्यू को बदल दिया, एच की वैल्यू को बदल दिया, बोला एच की वैल्यू को डबल कर दिया, बताओ वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मास को डबल कर दिया, बताओ वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह की चीजें आपसे पूछ लेगा। बोले काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो तुमको वेलोसिटी पता है, हाफ mv² लगाओगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत ना हो। अब इस वेलोसिटी वाली चीज को उठाओगे और किसी भी इनमें से mv² वाले में पुट कर दो या NH/2π में, वहां से रेडियस का भी फॉर्मूला आ जाएगा। चलो किसी एक में पुट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर रेडियस, ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा, तो हमें पता है दैट इज mvr इक्वल्स टू NH/2π। या v की जगह पे इस वाली चीज को पुट कर देंगे और आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, रेडियस का आ जाएगा। डन है क्या, मुझे ये बता दो, इतने में किसी को दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो, अगर कोई दिक्कत लग रहा हो तो। बढ़िया आगे, चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। वेलोसिटी में पुट करो, आ जाएगा आपके पास रेडियस की कहानी। डन है, चलिए
अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बोलता है if charge of electron is doubled, then force radius will be x टाइम्स। बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डबल कर दिया तो बोर का आपका रेडियस जो है एक्स टाइम हो जाएगा। पूछा है बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी। फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। कैसे सॉल्व करना है तो आपको पीछे वाले से रिलेट करके, मैं 1 मिनट में आ गया, आप फटाफट से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर निकाल के भेज दीजिए। कोई ऐसा इसको पता चला सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कोई कहना चाहता तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत भारी सा क्वेश्चन है। नहीं है, बता दिया कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, हो गया सॉल्व। यस सर। चलिए ठीक है, तो काफी लोगों ने सही सॉल्व किया, काफी लोगों का कुछ आंसर गड़बड़ भी आ रहा है, मैं यहाँ पे चेक कराता हूँ। ठीक है, 1/4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो, सो जैसे आप यहाँ पे वेलोसिटी में आप पुट कीजिएगा इस फॉर्मूले को रेडियस को निकालने के लिए, तो आपको दिखेगा क्या कि ये वाला जो चार्ज कहाँ गया, हाँ ये जो चार्ज है ये नीचे साइड आएगा। बेसिकली रेडियस के फॉर्मूले में चार्ज विल बी ऑन द डिनोमिनेटर साइड, ई स्क्वायर नीचे आ रहा है, मतलब हमें दिख रहा है कि इसको अगर आपने डबल किया तो ये कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। डन है क्या? कोई ऐसा इसको अभी भी दिक्कत है ये बताओ, दिक्कत है तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ूंगा। सर एक बार और बता दो। एक बार और बताओ, चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बना ही देता हूँ जस्ट। m इंटू जेड बाई एन के इंटू ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, चलिए आर की वैल्यू अपने को चाहिए, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा एन एच बाई 2 पाई को तो ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं मैं,
मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर मिल गया एच, ऊपर में गया एक और एन, नीचे में आ रहा है एम इंटू जेड इंटू के इंटू ई स्क्वायर इंटू 2 पाई। चलो थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, तो ये तुम्हारे पास आ जा रहा है दैट इज एन एंड एन, तो ये हो गया एन स्क्वायर, एच एंड एच, तो ये हो गया एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई ई स्क्वायर, ये के, ठीक है, यहाँ पे रख लिया जेड, तो एम के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। डन है क्या? तो ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ गया रेडियस का। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो आपको दिख रहा है कि भाई साहब जो अपने पास ये वाली जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये इसका पावर 2 है, जो कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है रेडियस से। तो अगर आप इसको 2 गुना कीजिएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और रेडियस क्या है? तो एन के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, जेड से इनवर्स है, एच के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एम से इनवर्स है, पाई पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, के से है, के की कहानी ऐसी है कि के से ये क्या है? इनवर्स है। के में भी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली कहानी दे देगा, आप वहां से पुट करके देख सकते हैं। डन है? यस सर। बढ़े आगे? चलो, हाँ अब ये इतना कर ही दिया तो यहीं पे फाइनल करते हैं इसको, ठीक है। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जब इन सब की वैल्यू आप रख देते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये वैल्यू आ जाती है एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, 529 एंगस्ट्रॉम। यही आपके पास रेडियस का फॉर्मूला बन के चला आता है। डन है क्या? कोई ऐसा इसको यहां तक दिक्कत है? सर लिखा दिया दीपांशी, दीपांशी फॉर्मूले पूरे पूरे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? सर हम्म, सर आर की जो वैल्यू निकली है उसमें जेड स्क्वायर नहीं होगा एन के नीचे? कैसे बोलो? सर आर की जो वैल्यू आपने अभी निकाली है उसमें जेड स्क्वायर नहीं होगा? कैसे हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये बताओ मुझे। सर जो वी की वैल्यू थी उसमें तो जेड बाय एन और फिर ब्रैकेट में के जेड ई स्क्वायर है, तो 2 जेड हुआ ना? क्या बोला, फिर से बोलो तो जरा। सर ये जो वी की वैल्यू आपने इसमें पुट की है उसमें जेड बाय एन और ब्रैकेट में के जेड ई स्क्वायर है ना? वी की जो वैल्यू पुट की है इसमें आप कह रहे हो, हाँ ये है जेड बाई एन। अब ये जेड बाई एन तो बस इधर का जेड बाई एन, इधर का जेड इधर चला गया, इधर का एन इधर गया, चूंकि इधर एक पहले से एन था तो एन स्क्वायर हो गया। जेड तो कोई है नहीं कि जेड स्क्वायर होगा। अब बताओ क्या दिक्कत है? मुझे बताओ, मुझे नहीं पता चल रहा बेटा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है मुझे वापस से बता देना। पता नहीं चल रहा आप कैसे बोल रहे हो कि जेड स्क्वायर हो जाएगा, पूरे में तो एक ही जेड है, जेड स्क्वायर होगा कैसे? डन है क्या? चलो यस सर, मैं गलत था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि बताइए, एक क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे रहा हूं, रेडियस ऑफ एच ई प्लस का रेशियो रेडियस ऑफ लिथियम प्लस का क्या होगा फॉर थर्ड ऑर्बिट। बोलता है कि लिथियम प्लस का, लिथियम सॉरी लिथियम प्लस नहीं है, एच ई प्लस है एंड दिस इज लिथियम प्लस 2, ठीक है। तो बोलता है, शॉर्ट में दे दिया क्वेश्चन, लैंग्वेज नहीं लिखा। बोलता है कि एच ई प्लस का रेडियस और लिथियम प्लस 2 का रेडियस का रेशियो कितना होगा
थर्ड ऑर्बिट के लिए। फटाफट सॉल्व कीजिए, खटाखट से आंसर बताइए, शुरू हो जाइए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। गुंजन बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, तो अधिकतर जनता सॉल्व कर चुकी है, हमें दिख रहा है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अपने पास है जेड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। एन दोनों में सेम है तो जेड से इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ। जेड से इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एटॉमिक नंबर का इनवर्स प्रोपोर्शन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का 3, बात खत्म, 3/2 आ गया। डन है क्या? कोई ऐसा इसको इसमें दिक्कत है? नहीं है? बड़े आगे। चलो सेम इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इनटू रेडियस का रेशियो फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium +2 and third orbit of बेरिलियम +3 विल बी। वेलोसिटी और रेडियस के प्रोडक्ट का रेशियो बताना है आपको, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट का विथ रिस्पेक्ट टू बेरिलियम के थर्ड ऑर्बिट का। ऊपर में रहेगा लिथियम, नीचे में रहेगा बेरिलियम। किसका रेशियो बताना है? वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट का रेशियो। शुरू हो जाइए फटाफट से, लिथियम +2 और बेरिलियम +3 के लिए कीजिए सॉल्व। अच्छा आंसर भेज भी रहे हो। सोनी बढ़िया, अंकुश बढ़िया, रोहित बढ़िया। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो ध्यान से देखो ना, तो वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है ये किससे प्रोपोर्शनल होगा? तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है अपने पास z/n से, और रेडियस होता है n² z से। z से z गया, n से n गया, तो बेसिकली वेलोसिटी और रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n से। मतलब सिंपल बात है, दैट इज अपने पास ऑर्बिट नंबर की ऑर्बिट नंबर आपके पास क्या है? जेड से उसका कोई लेना देना नहीं है। चलो लिथियम +2 के लिए ऑर्बिट कौन सा बोला था? सेकेंड, तो दैट इज 2। 2/3। इसके लिए बोला था थर्ड, दैट इज 3। बात खत्म। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहाँ पे? बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है बताइए फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन किससे प्रोपोर्शनल होता है? एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शंस मैं दे देता हूं, ठीक है। पहला z²/n³, दूसरा n³/z², तीसरा n²/z², चौथा नन ऑफ दिस। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हैंड रेज कर दो, मैं समझा दूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूम रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। एक सेकंड में कितने बार घूम रहा है। शुरू हो जाओ।
सर हम वेलोसिटी और रेडियस से निकाल सकते हैं ना? फिर से बोलो। करना ही वही है, वेलोसिटी वेलोसिटी रेडियस शायद बोले ना, वेलोसिटी और रेडियस से निकाल। वही करना ही है, दोनों का इस्तेमाल करके निकालना और क्या। करो सॉल्व। काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया है गेस। हाँ बढ़िया, काफी लोगों ने सही आंसर है। कनिका, साहिबा, आस्था, मुस्कान, बढ़िया। कोई बात नहीं विवेक, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि सही से सॉल्व करो। आगे करो पीछे करो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। चलो ठीक है, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ओके सोनी, ओके डन डन, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बात ये है कि एक सेकंड में कितना घूमा, ये कैसे पता करें कितने बार घुमा हुआ है एक सेकंड में। चलो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो बेसिकली मैं ये नहीं बोल सकता एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस चलेगा, इतना वेलोसिटी होगा। और वेलोसिटी हमको पता है क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, 2.16 इंटू 10⁶ इंटू Z/n, इतना ही एक सेकंड में चलेगा। और एक सेकंड के अंदर में रेडियस, एक सेकंड के अंदर में कितना बार ये रोटेट किया, मतलब एक सेकंड में देखो, अगर ये एक 2πr कंप्लीट कर ले तो हम बोलेंगे कि एक रोटेशन हो गया, एक रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अगर अपने पास एक सेकंड में 2πr घूम ले रहा है, या फिर 2πr जितने जितने बार घूमेगा, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी। मान लो मेरे पास ऐसा कहानी है कि एक सेकंड में कोई 10 मीटर चल लेता है, और इसका जो सरकमफेरेंस है वो मान लो है 2 मीटर। इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है 2 मीटर है, और एक सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। मतलब कि एक सेकंड में कितने बार घुमा होगा, तो जितना डिस्टेंस चला डिवाइड बाय सरकमफेरेंस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि भैया एक सेकंड में वो कितना बार घुमा हुआ है। तो बेसिकली यही कहानी है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस इतना चला, डन है। सरकमफेरेंस इसका कितना होगा, तो सरकमफेरेंस हो जाएगा आपके पास रेडियस इंटू 2πr, सॉरी रेडियस इंटू 2π। रेडियस की वैल्यू पता ही है, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2π इंटू Z²/n, n²/z, ठीक है। अब हमें पता है कि सरकमफेरेंस, डिस्टेंस को सरकमफेरेंस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना बार घूमा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय सरकम, एकदम बच्चों वाली चीज बता रहा हूँ, ठीक है। हमको कांस्टेंट से मतलब है नहीं, इससे मतलब है प्रोपोर्शनलिटी से। ये नीचे में n दिख रहा है, यहाँ ऊपर में n दिख रहा है, ये इसका नीचे में z है, उसका ऊपर में z है, डिवाइड किया तो दिस विल बी Z²/n, है क्या। एकदम बच्चों वाली चीज बता दिया। सर आपने सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस का 2πr, क्या बताया? रेडियस आपको पता था, बस लगा लिया 2π, उसके मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकंड में कितना चला, तो जितना वेलोसिटी हुआ उतना ही चलेगा यस एक सर। सेकंड में, बात खत्म, डन है। वैल्यू भी चाहो तो निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड करो वैल्यू आ जाएगा, डन है क्या। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई बोर साहब की, बोर्स मॉडल में क्या था, इसके कैलकुलेशंस क्या है। क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में और भी जो न्यूमेरिकल्स होगा वो मैं दे दूंगा, सीट में भी कुछ मिल जाएंगे, वहां से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भैया बोर साहब में कमियां क्या क्या थी। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, बोर मॉडल क्या कहता है। बोर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स हो, वहां पे स्टैंडिंग वेव बनेगा, इस वजह से वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वो होगा NH/2π के बराबर। नेक्स्ट थिंग कहते हैं कि जिस ऑर्बिट में जिस जगह पे घूमेगा उसको बोलना, नाम दिया उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट, कि भैया वहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका, कोई भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा जैसा मैक्सवेल साहब कहते थे। वेलोसिटी कितना होगा बता लिए, रेडियस कितना होगा बता लिए, फ्रीक्वेंसी कितना होगा बता लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एप्लीकेबल है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो इस पूरे कहानी।
चलिए ठीक है। अब सवाल उठता है कि इस मॉडल में कमी क्या था। तो देखो इस मॉडल में मेनली ना दो कमियां जो बहुत ज्यादा फेमस हुई जिसकी वजह से मॉडल फेल हुआ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उस पर बात नहीं किया, वो अगले क्लास में बात करेंगे। तो इस मॉडल की जो दो कमियां थी वो था स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट। होता क्या था इसमें कि जो अपने पास लाइट आती थी, जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर फोटोन, जिसको आप समझ सकते हो, जिस वेव में समझना है समझ लो। तो जब तक ये इस वे में आती थी लाइट या फोटोन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो समझना है समझो, कहता है कि जब उसको हाइड्रोजन एटम से पास कराया गया या किसी और भी एटम से, गैस से पास कराया गया, तो वहां पे जो स्पेक्ट्रम दिखा था वो दिखा था लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम को जब बहुत करीब से देखा गया तो उसके अंदर में भी थिन थिन स्पेक्ट्रम से, और वो स्पेक्ट्रम आते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होता है एटम के अंदर में, उसकी वजह से वो स्पेक्ट्रम ब्रेक हो जाता है। सिंपल भाषा में समझो, ड्यू टू ऑर्बिटल्स एंड सबसेल जो वहां एग्जिस्ट करता है उनकी एनर्जी अलग होती है, इस वजह से वहां पे स्पेक्ट्रम भी ब्रेक हो जाता है। इसी चीज को कहा गया था स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट। अभी ये स्टार्क एंड जीमैन इफेक्ट की वजह से बोर साहब का जो मॉडल है फेल हो गया। दूसरी चीज है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड है, हाइड्रोजन पे लगेगा, He+ पे लगेगा, Li+2 पे लगेगा, खूब से B+3 पे लगा लोगे, लेकिन सब जगह तो लगा नहीं सकते। तो इस वजह से इस मॉडल में भी बहुत सारी कमियां रही, लेकिन कुछ कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इस मॉडल से आया जो बाद में बहुत काम आया, खास करके हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास कहानी थी बोर साहब के मॉडल के। अगले क्लास में इसके बारे में और भी बात करेंगे, जो भी इसके कमियां तो उसको लिखवा दूंगा मैं, और भी जो नेक्स्ट मॉडल उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक में कोई दिक्कत है तो मुझे फटाफट से बता दो। नहीं है? चलो ठीक है। तो अभी की सभा हम यहीं पे विराम लगाते हैं। ठीक है, 4-5 मिनट पहले मैं क्लास छोड़ दे रहा हूँ अभी, और अगले क्लास में फिर आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 4-5 मिनट पहले क्लास छोड़ दे रहा हूँ, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा काम मेरे को, तो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके ओके, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। सर